नमस्कार, मैं रजनी कौर न्यूज़ एफआई 24 में आपका स्वागत करती हूं। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव में। फिर से चलते हैं दुनिया की आधी आबादी की तरफ और बात करते हैं महिला शक्ति की, नारी शक्ति की, घर की लक्ष्मी की। जब घर की लक्ष्मी की बात करते हैं तो पता नहीं एक महिला के कितने रूप दिमाग में आते हैं। उन्हीं रूपों को निभाने वाली नारियों में एक नारी है डोली मोगरा जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है डोली जी आपका न्यूज़ एफआई 24 में। सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करें आपके करियर की। आप एमएलएसयू में इंचार्ज हेड के रूप में फैशन टेक्नोलॉजी एवं डिजाइनिंग के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और विशेषज्ञ हैं। फैशन शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और उभरते डिजाइनरों के कैरियर को संवारने में आपका अहम योगदान है। उदयपुर शहर, यहाँ से उभरते डिजाइनर शायद आपके मार्गदर्शन के बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बना पाए हैं। आपका शिक्षण, शोध और उद्योग सहयोग में वर्षों का अनुभव है। आपकी नेतृत्व क्षमता के साथ विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें आधुनिक डिजाइन ट्रेंड्स, सस्टेनेबल फैशन और नवीनतम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप हमेशा मार्गदर्शन, फैशन इवेंट्स के आयोजन और उद्योग शिक्षा साझेदारी को मजबूत करने में भी सक्रिय रही हैं, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और उद्योग के अनुकूल कौशल प्राप्त हो सके। फैशन शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान ही आपको इस क्षेत्र की एक प्रभावशाली हस्ती बनाता है। एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे की आपकी लाइफ में क्या महत्वता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे कई आयामों को लेकर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ना केवल लोकल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमें खुश होना चाहिए कि हम सब एक दिन अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपके डिपार्टमेंट के बारे में। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में लड़कियों की संख्या कितनी है एज अ टीचर भी, और जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं? पढ़ने वाली लड़कियां का रेशो जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बॉयज़ हैं उन्हें ये नहीं पता है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इस तरह का कोर्स चलता है, और जब वो एडमिशन लेने आते हैं तब तक एडमिशन कंप्लीट हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक 10 लड़के जो हैं वो हमारे इस कोर्स को पास आउट कर चुके हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि लड़कियों का जो प्रतिशत है वो हमारे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। और साथ में अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी में वैसे तो अभी जो फैकल्टी हैं वो सभी हमारी महिला फैकल्टी भी हैं, लेकिन मैं कई बार, क्योंकि आर्टिजन्स को बुलाना होता है या फिर रिसोर्स पर्सन्स जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए मुझे बुलाने होते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो पुरुष वर्ग हैं उनको भी आमंत्रित करूँ। डिज़ाइनिंग और ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रेडिशनली मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड रहा है, तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में महिलाओं का उतना ही योगदान है या वो कहीं बायस्ड होती हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि और भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि जो कला है उसका महिलाओं से गहरा नाता है, और कला के बिना महिला को सोचना या महिला को महसूस करना असंभव सा लगता है। महिला हर क्षेत्र में कलाकृति करती है, उसको कुछ न कुछ क्रिएटिविटी पसंद होती है। तो हम कह सकते हैं कि महिला जब एक नवजीवन को सृजन दे सकती है तो फिर हर कला में महिला के योगदान को भुला नहीं सकते हैं हम। तो फैशन डिज़ाइनिंग का क्षेत्र हो या फिर और कोई क्षेत्र हो, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। फैशन जैसे अगर देखा जाए तो फैशन को अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब करता है वो है महिला। तो जैसे कि आज का जो फैशन है, आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है? जैसे हम लोग कई बार जजमेंट करते हैं लोग कि महिला को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या वैसे पहनने चाहिए, इस बारे में आपकी क्या विचारधारा है? मेरी विचारधारा यही है कि छोटे कपड़े पहनना फैशन की परिभाषा नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि फैशन का मतलब है कि छोटे कपड़े पहनना, लेकिन असली मतलब ये है कि हम जिसमें कंफर्टेबल महसूस करें। हमारा से मतलब सिर्फ मैं नहीं होता हूँ, क्योंकि हम जैसे कि सामाजिक प्राणी हैं, तो हम में हमारा पूरा समाज आता है। हम जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो हमें उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो सब तरफ एक्सेप्टेबल हों। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम कपड़े भी
कंफर्टेबल माने जाते हैं, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची है, या हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो कपड़ों की अलग परिभाषा देती है। तो जो सर्वमान्य कपड़े हों, जो एनवायरनमेंट में हमको भी कंफर्टेबल लगे और सामने वाले को भी कंफर्टेबल लगे, तो इस तरह की फैशन हमें फॉलो करनी चाहिए। आज जिस तरीके से क्राइम रेशो हम लोग देख रहे हैं समाज के अंदर, तो उसके अंदर एक कहा जाता है कि इसके अंदर काफ़ी हद तक जो आज का ट्रेंड है या फैशन है, जैसे कि कहा जाता है कि लड़की ने अगर इतने छोटे कपड़े नहीं पहने होते या ऐसे कपड़े नहीं पहने होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या विचारधारा इस बारे में कि वाकई में कोई भी क्राइम रेट बढ़ाने के लिए लड़कियों के कपड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्राइम रेट और कपड़ों का आपस में ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है, और किसी भी क्राइम को करने के लिए उसकी साइकोलॉजी और उसका जो इंटेंशन है, जो क्राइम करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम इस बात को नहीं जोड़ें, बल्कि हम ये कोशिश करें कि जो चीज़ें एक्सेप्टेबल है समाज में उसको हम अपनाने की कोशिश ज़्यादा करें। जी, तो आप मुझे बताइए कि प्रोफेशनल दुनिया में, मतलब मैंने देखा है कि हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, महिलाओं के लिए कुछ अलग से चैलेंजेस होते हैं। मतलब पुरुष प्रधान में समाज में हम रह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और फैशन को इससे बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में महिलाएं क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? ये जो फैशन का अपॉर्चुनिटी है, या टेक्सटाइल की अपॉर्चुनिटी है, या स्विंग टेक्निक्स हम कह लें, या हैंडवर्क हम कह लें, तो इसमें जो चैलेंजेस हैं जो महिलाएं फेस करती हैं वो मेनली मार्केटिंग की होती हैं, क्योंकि उनमें सृजनात्मकता तो बहुत है, वो प्रोडक्शन बहुत कर सकती हैं, लेकिन मार्केटिंग की एक मेजर प्रॉब्लम है या एक बड़ा चैलेंज है जिसे वो फेस करती हैं। जी जी, हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी कि मतलब महिलाओं को मार्केटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अगेन जब मार्केट में उतरती हैं तो काफ़ी सारी स्किल्स उनको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे फैशन के साथ साथ में महिलाओं को सुरक्षा संबंधी कितनी चीज़ों पे और ध्यान देना चाहिए? आजकल की लड़कियां सिर्फ फैशन करती हैं लेकिन बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, जैसे आज की जो जनरेशन है। आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेगी उन लड़कियों को? मैं यही कन्वे करना चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रही हैं उसकी 100% नॉलेज उनको लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जब कि हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ रही है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो हमें उतनी समझ डेवलप होनी चाहिए हम में, या तो कि हम में क्या चूज़ करना है, क्या सही है और क्या प्रोग्रेसिव हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, उसको चयन करने की जो क्षमता है वो हम में अगर विकसित हो गई है तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम में वो समझ नहीं विकसित है कि हमें क्या किससे नॉलेज लेनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कई बार गलत साबित हो जाती है। तो मैं यही मैं कहना चाहूँगी सभी से कि वो लोग टेक्नोलॉजी को सही ढंग से यूज़ करें तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी, महिलाओं का योगदान आज के समय पे काफ़ी अच्छा मतलब बढ़ रहा है। अभी आपने रिसेंटली एक शो किया था या आपने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर कामकाजी महिलाओं के ऊपर आप लोगों ने एक काफ़ी अच्छा शोध किया था। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आजकल की कामकाजी महिलाएं और जो वर्किंग वुमेंस हैं और जो घरेलू महिलाएं हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं? वर्किंग वुमेन का मतलब हम यही नहीं लेते कि जो घर के बाहर काम कर रही हैं या जो पर्टिकुलर सैलरी लेकर आ रही हैं। वर्किंग वुमेन, हर वुमेन जो है वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, चाहे वो घर से काम कर रही हो और बिना सैलरी लिए भी काम कर रही हो। तो हर वुमेन जो है वो किसी न किसी स्तर पर तो काम कर ही रही है। और हमारा ये जो हमने अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी 28-29 जनवरी को, तो उसमें मेन बहुत सारी रिकमेंडेशंस निकल कर आई हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि यदि पुरुष या पूरी फैमिली जो है वो महिला को सपोर्ट करती है तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है, और साथ ही एक महिला यदि स्वयं आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ कई महिलाओं को आगे ले जाने का मादा रखती है। वो इतनी सक्षम होती है कि वो कई सारी महिलाओं को अपने साथ लेकर चल सकती है। तो एक लीडर जो है वो अपना कारवा स्वयं बनाता जाता है, और हम देखते भी हैं कि कई सारी CEOs हैं या जो लीडरशिप पे जो महिलाएं काम कर रही हैं वो बहुत अच्छे से अपने पूरे इंस्टीट्यूट को या अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं।
मतलब आप कहना चाहती हैं कि महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकती हैं, चाहे इकोनॉमिकली कर सकती हैं, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर उनका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, वो राजनीति के क्षेत्र में भी परचम लहरा रही है, वो रॉकेट में उड़ के चांद पर भी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब महिलाओं के बीच, मतलब महिलाओं के पास इतना पावर है। तो इसी संबंधित मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, बड़ा नोटिस सा प्रश्न है, अगर आपको एक सुपर पावर दे दी जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगी महिलाओं के लिए, स्पेशली क्योंकि महिला दिवस पे हम बात कर रहे हैं। अगर मुझे सुपर पावर दे दी जाए तो मैं जितनी भी अच्छी तरह से काम करने वाली जो भी लीडरशिप पोजीशंस पे जो महिलाएं हैं, उनको लोअर लेवल की जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करना चाहूँगी, ताकि सभी के सपने पूरे हो सकें। क्योंकि जो महिलाएं बहुत टॉप लेवल पे पहुंच चुकी हैं वो चाहती हैं कि मेरी जो पीछे छूटी हुई बहनें हैं उनको मैं आगे लेकर आऊं, लेकिन उनके बीच में कनेक्टिविटी का जो अभाव है वो ख़त्म करने की एक सुपर पावर मुझ में मिल जाए, और साथ ही जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो प्रत्येक ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही करूंगी। और आपको क्या लगता है वो कनेक्टिविटी एक्चुअली कैसे हो सकती है, मतलब किस तरह से आप इस चीज़ को करना चाहेंगी, कैसे एग्जीक्यूट करेंगी आप इस एक प्लान को? कनेक्टिविटी का तो सबसे जो सामने जो मेरे माध्यम दिख रहा है वो सोशल मीडिया है, आपका चैनल है, जिसके थ्रू मैं सभी को जोड़ने का एक मुहिम आपने भी उठाई है कि जितनी भी प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, जितनी भी सक्सेसफुल महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने चैलेंजेस को पार करके इस सक्सेसफुल पोजीशन तक पहुंची हैं, उनको आप कनेक्ट कर रही हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप उन महिलाओं को भी जोड़ें जिनको बहुत उम्मीदें हैं, जिनकी बहुत आशाएं हैं, जिनके बहुत सपने हैं, उन सपनों को भी हम सामने लेकर आएं। और जब एक नेटवर्किंग होगी, जब हाथ से हाथ मिलेगा, तब हम ज़रूर उनकी आशाओं को भी पूरा कर पाएंगे और सभी के सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। आपकी नज़र में सुंदरता और योग्यता, आपको क्या लगता है कि महिला के अंदर ज़्यादा रेशो किसका होना चाहिए? ये तो बहुत लंबी डिबेट है जो कि बहुत समय से चलती आ रही है। ब्रेन विद ब्यूटी, ब्यूटी विद ब्रेन, तो दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। वैसे खूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती, हमारी आँखों में खूबसूरती होती है, और हम कहते भी हैं कि जो मन से सुंदर है वो सब जगह सुंदर है। तो हमें अपने देखने के नज़रिए पे ही ये बात डिपेंड करेगी कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट होती है या नहीं होती है, लेकिन योग्यता तो हमेशा हमें आगे ले जाती है। तो हमें योग्यता को अगर हम डेवलप कर लेते हैं अपने आप, तो ब्यूटी अपने आप दौड़ी चली आती है। जी, मैंने आपका एक आइडियोलॉजी पैटर्न देखा है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग में आप जो सिखा रही हैं उसमें मैंने देखा है कि आप हमारे देश की जो पुरानी कला है उसको बाहर लाने का काम करें, क्योंकि अभी तक हम लोग जो हैं वो देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आपके टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो लुप्त हो चुकी है उसको आप आगे लेके आ रहे हैं। तो ये सोच मैम आपके दिमाग में कहाँ से आई? ये तो हमेशा से हम जैसे कि हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, हमारे घर में जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, या हम अगर अपने दादी नानी और हमारे बड़ों के जितने हम करीब होते हैं, जब उनका जो संदूक खुलता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े या उनके हाथ से बनाए हुए चीज़ें। तो तब से मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने देखी हैं वो नई जनरेशन को उनके बारे में नहीं पता होता है, या फिर जो आर्टिजन्स या जो कारीगर इसके हैं वो धीरे धीरे जो है इस काम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नए बच्चे हैं या जो मशीनी युग आ गया है उसके कारण उस काम की पहचान जो है वो थोड़ी थोड़ी खोती जा रही है। तो ये फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग से मेरा संबंध है, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं हमारे आसपास की कला को देखूं, समझूं, और जो हमारे आसपास के कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको एक पहचान दिलाऊं। और इस दिशा में हमने और हमारे विभाग ने एक कला भूषण अवार्ड भी घोषित किया हुआ है, जिसमें हम पिछले 3 सालों से जो हमारे लोकल मेवाड़ रीजन के जो आर्टिजन्स हैं हम उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, और उसमें साथ में हमने महिलाओं को भी पुरस्कृत किया है और पुरुषों को भी पुरस्कृत किया है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि जो गांव ढाणी या लोकल लेवल पे अपने घरों पे काम कर रहे हैं वो उनकी जो पहचान है या उनकी जो कारीगरी है उसको हम लोगों तक लेकर आए। और इसके साथ साथ हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रेगुलर ऑर्गेनाइज करते हैं आर्टिजन्स के साथ बैठकर, कि आर्टिजन्स जो हैं वो
बच्चों को सिखाएं, बच्चे जो नया डिज़ाइंस बनाते हैं या उनकी जो नई सोच है वो आर्टिजन्स तक पहुँचे। जी, ये जो आर्टिजन्स के ऊपर आपने काम करना शुरू किया है, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो बहुत सारी कलाएं लुप्त हो गई हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या कमी रह गई है हमारे कल्चर के अंदर कि मतलब लोग ये काम छोड़ते हैं और अपने आगे अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहते, जैसा कि मैंने अब तक देखा है, जाना है। आपको क्या लगता है कि आर्टिजन ऐसा क्यों कर रहे हैं? कला के क्षेत्र में ज़्यादातर ये देखा गया है। अब इसका श्रेय तो टेक्नोलॉजी को जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ऐसी ऐसी मशीन्स डेवलप कर ली हैं जिन मशीनों में काम बहुत जल्दी हो जाता है, और सभी लोग जो हैं कला के प्रेमी नहीं होते। और कला के प्रेमी नहीं होने के पीछे रीज़न ये है कि उन्हें कला के बारे में समझाया ही नहीं जा रहा है, उन्हें कला के बारे में पहचान नहीं कराई जा रही है। यदि एक बार मुझे ये समझ आ जाता है कि खादी वस्त्र जो है वो इतनी मेहनत से बनता है, हैंडलूम जो है उस पर जब कारीगर काम करता है तो वो अपनी पूरी कहानी उसमें लिख देता है, उसके सारे इमोशंस जो हैं वो साड़ी में उतेर देता है, या जो भी चीज़ वो बना रहा है, चाहे हम डंके के काम को ले लें, आरी तारी के काम को ले लें, जरदोज़ी के काम को ले लें, तो उसमें जब कारीगर काम करता है और वो किस तरह से अपने सारे इमोशंस को कपड़े में उतार देता है और एक नई इबारत वाली कहानी जो है वो उन कपड़ों में आ जाती है। तो ये सब जब तक हम नई जनरेशन को दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उनके पाठ्यक्रम में बचपन से ये सब चीज़ें शामिल नहीं की जाएगी, तब तक बच्चों से उसकी एक दूरी बनती जा रही है। और जब ये दूरी बन रही है तो जो मॉल्स में बिक रहा है, जो ऑनलाइन बिक रहा है, वही बच्चे लेना पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश है और मेरी पाठ्यक्रम में इन सबको शामिल करने का भी यही उद्देश्य है कि हम नई जनरेशन को इन सब के बारे में अवेयर करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब मैं कहूँगी कि कला और महिला ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? बिल्कुल, एक दूसरे के पर्याय हैं ये। तो मतलब कला को बचाने का जो कार्य है वो महिलाएं बहुत आसानी से कर सकती है। वैसे तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सृजन की जो शक्ति है वो महिलाओं को दी गई है। आपके शब्दों में अगर महिला को डिस्क्राइब किया जाए तो आप कैसे करना चाहेंगी? महिला को अगर एक शब्द में यदि हम कहें तो उसमें सृजनात्मकता, कनेक्टिविटी, यूनिटी, हार्मनी, ये आपस में मिलते हुए शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं, एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। तो महिला जो है वो पूरक है, जहाँ पर भी कमी है उसे महिला जो है वो पूर्ण कर देती है। जहाँ पर भी हमें कुछ भी प्रोग्रेसिव नेचर की तरफ जाना है, जहाँ पर भी हमें सफलता का द्वार खटखटाना है, तो अगर महिला अपने कदम बढ़ा देती है, महिला अपना साथ दे देती है, तो वो ज़रूर जो है सफलता तक पहुंच पाता है। एक महिला लीडर में आप क्या क्वालिटी देखना पसंद करेंगी? महिला लीडर में मैं यही क्वालिटी देखना पसंद करूंगी कि सबका साथ लेकर सबका विकास करे। जी, और अक्सर देखा यह जाता है कि महिलाएं आपस में जहाँ तक मैंने देखा है कि महिला ही महिला की दुश्मन ज़्यादा होती है, और आप मैसेज ये कन्वे करना चाहती है कि महिलाओं को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। तो शायद हम जिन समस्याओं का सामना आज कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो समस्याएं सुलझ सकती हैं। लेकिन अब समय आपने देखा भी होगा कि बदल रहा है। पहले जो सास बहू में जो तकरार हुआ करती थी वो अब इकरार में बदल रही है, प्रेम में बदल रही है, और नए सपनों के जो रिश्ते हैं वो नए प्रेम में गढ़ रहे हैं। आप किसी ऐसी महिला आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं? आपको लगता है कि लाइफ में एक बार उनसे आप मिलना चाहें, ऐसा कोई, मतलब चाहे पास्ट में जाके भी किसी का एक नाम जानना चाहूँगी, और अभी रिसेंटली आप किससे प्रभावित हैं? पास्ट में अगर मैं प्रभावित हूँ तो मैंने अहिल्या बाई से मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने जो चंदेरी पे काम किया, चंदेरी साड़ीज़ पे काम किया, तो उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत इंस्पिरेशनल मानती हूँ अपने लिए। अपने लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर है कि किस तरह से उन्होंने स्वरोजगार को जोड़ा, कौशल को जोड़ा और महिलाओं को आत्मस्वावलंबी बनाया। तो पास्ट में तो मैं उन्हें ही कॉपी करना चाहूँगी, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मैं अपनी जो मेरी माँ हैं, जो मेरी मम्मी हैं, मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूँ। वुमेंस डे के ऊपर मेरा आपके साथ में एक आखिरी सवाल है कि अगर आप आज की नारी को मैसेज कन्वे करना चाहती हैं तो आप क्या मैसेज करेंगे? मैं मैसेज यही कन्वे करूँगी कि हर हाथ
हुनरमंद हो। हुनरमंद चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पर हर महिला को हुनरमंद होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हुनरमंद हुई तो वो आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरह से वो स्वावलंबी जरूर बनेगी। और जब स्वावलंबन आ जाता है तो स्वतंत्रता आ जाती है, और स्वतंत्रता को प्रयोग में लाने की क्षमता भी आ जाती है। तो यही मेरा मैसेज है जी। कि महिलाएं जो हैं वो हुनरमंद हों, स्वावलंबी हों। आपने जो इतना सुंदर मैसेज दिया है, मुझे आपसे बात करते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है कि इस बातचीत को थोड़ा और लंबा किया जाए, लेकिन चूँकि कार्यक्रम की एक समयावधि है तो हम इसे यहाँ विराम देंगे। और आपने जिस तरीके से बताया कि महिलाओं के लिए एजुकेशन, स्वावलंबन, अपने पैरों पे खड़ा होना और अपने पुराने कल्चर को साथ लेके चलना कितना ज़रूरी है, ये एक बहुत ही सुंदर मैसेज है। मैं चाहूँगी कि हमें सुनने वाली सभी महिलाएं इस मैसेज को सुने, और जिस तरीके से हम एक एक करके और भी लोगों से जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि किस किस तरीके से सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो कहीं पीछे नहीं हैं। तो आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। मैं मिसेस डोली मोगरा से धन्यवाद कहूँगी, उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, और मैं चाहूँगी कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ बना रहे। नमस्कार।